आज जो ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, दैट इज भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो आपके एक तरह से भारत की सारी ऋतुएं शामिल होती हैं, और ऋतुओं के अलावा जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके हम लोगों को समझना होता है जलवायु से कंसर्निंग। जलवायु के से कंसर्निंग जो बातें समझना है उसमें पहली चीज तो ये आती है कि जलवायु, क्लाइमेट किसको कहा जाता है। तो देखिए कुछ थ्योरी का पार्ट है, जैसे पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लें तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दावलियां ऐसी हैं, कुछ ऐसे नॉमेनक्लेचर्स हैं जिसमें कि डिस्कशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम उन चीजों को नहीं जानेंगे तब तक जलवायु के बारे में हम लोगों को क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज जो आपके आती है वो आपके आती है जलवायु से पहले ऋतु और वेदर, जिसको हम लोग जो है आपके एक तरह से ऋतु, सीजन को कहा जाता है, और एक तरह से मौसम को हम वेदर कहते हैं। और जबकि जलवायु क्या है, क्लाइमेट है। तो तीन वर्ड होते हैं, एक मौसम होता है, एक ऋतु होती है, और एक जो है किसी स्थान की जलवायु होती है। तो इसका मतलब वेदर, सीजन और जो है क्लाइमेट। पहले हम आते हैं वेदर को। वेदर को पहले हम लोग डिफाइन करें। वेदर को डिफाइन करने से पहले भी हम लोगों को कुछ चीजें क्लियर करनी होंगी, जैसे इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। पहली चीज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो हम लोग कैसे आकलन करते हैं या किस तरह से करते हैं। तो हमने आपको बताया था किसी भी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है। किसी भी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाता है वो दोपहर में, अगर आप देखें तो 1 से 3 बजे के बीच में, जो कि ऑन एन एवरेज अगर साल भर का लेंगे तो 2 बजे के आसपास आएगा। 1 से 3 बजे के बीच में क्यों कहा जाता है? जब सर्दियों के दिन होते हैं तो लगभग 1 बजे के आसपास। 1 बजे के आसपास के मतलब ये नहीं कि 1 बजा और मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। 1 बजे के आसपास के मतलब 1:15 भी हो सकता है, 1:45 भी हो सकता है। 1 बजे के आसपास सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा सर्दियों के दिन में, जब तिरछी किरणें आती हैं भारत में। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वहां पर 1 बजे के आसपास सर्वाधिक तापमान हो जाएगा। लेकिन सूर्य का जब लंबवत प्रकाश आता है तो अत्यधिक मात्रा में प्रकाश आता है, बहुत देर तक आता है और पृथ्वी को ज्यादा गर्म करता है कंपैरेटिवली। पृथ्वी का औसत तापमान जो आपके बनता है तो उससे ज्यादा जब तापमान बनने लगता है तब हम लोग कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के समय जब गर्मियां होती हैं हम लोगों के यहाँ, तो उस टाइम अगर हम लोग देखें तो अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो 3 बजे के आसपास होते हैं। 3 बजे के आसपास के मतलब ये कि आपके 3 बजे, 3:15 बजे, 3:30 बजे भी हो सकते हैं, 2:45 बजे भी हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज मतलब 3 बजे के आसपास ही रहेंगे। तो ये अधिकतम तापमान होता है। लेकिन नॉर्मल डेज में अगर हम कहें, अगर हम बहुत शीत ऋतु और बहुत ग्रीष्म ऋतु को हटा दें और नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम कहें, जो कि हम लोगों का टेम्परेचर जो आपके एक तरह से होता है नॉर्मल डेज में, अगर 2 महीना बहुत हम जो है आपके एक तरह से भीषण गर्मी और 2 महीने के भीषण ठंड को हटा दें तो बचता है हम लोग के पास 8 महीने। 8 महीने जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 2 बजे के आसपास देखने को मिलता है। और ओवरऑल पूरे ईयर का भी आप निकालेंगे तो 2 बजे के आसपास निकलता है दोपहर में। तो इसी वजह से कहा जाता है कि 2 बजे के आसपास इर्द गिर्द जो है पूरे साल भर का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। या फिर आप नॉर्मली ऐसे समझ लें कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में दोपहर में आपके किसी भी दिन का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। उसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड होता है? सूर्य अस्त होने के बाद, जैसे ही सनसेट होता है, सनसेट होने के बाद कोई ऊष्मा तो आती नहीं पृथ्वी पर। दिन भर जितनी ऊष्मा आई है, जितनी हीट आई है, वो अब रेडिएट होना शुरू होगी, विकृत होना शुरू होगी। और ये रेडिएशन जब शुरू होती है तो धीरे धीरे करके ऊष्मा जाने लगती है। तो सूर्य अस्त के बाद, जैसे ही सूर्य अस्त होता है, ठंड होने लगती है, टेम्परेचर गिरने लगता है। टेम्परेचर क्यों गिरने लगेगा? वजह यह है कि जितनी ऊष्मा आई थी दिन भर अब धीरे धीरे जा रही है। लेकिन हमारे वायुमंडल ऐसा है कि जल्दी नहीं जाने देती। तो जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कुछ मात्रा में ऊष्मा को फिर से पुनः परावर्तित कर देती हैं, जिसकी वजह से गर्मी बनी रहती है रात के वक्त भी। लेकिन धीरे 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 जब ऊष्मा आएगी नहीं और धीरे धीरे बाहर जा रही है
तो टेम्परेचर गिरता जाएगा गिरता जाएगा। कब तक गिरता जाएगा? जब तक दोबारा सूर्य की किरणें ना आने लगे। इसके मतलब दोबारा ऊष्मा ना आने लगे तब तक गिरता रहेगा। और कब दोबारा आएंगी? सूर्योदय के समय। तो इसलिए टेम्परेचर गिरते 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 कब? सूर्योदय के आसपास। सूर्योदय जब होता है उस टाइम के इर्द गिर्द जो है आपके न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। सूर्योदय से पहले जो आपके टेम्परेचर होता है वो आपके न्यूनतम होता है, किसी भी दिन का न्यूनतम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर। तो अब फिर वही बात आती है कि क्या समय होगा ये न्यूनतम टेम्परेचर का? तो अगर न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें तो गर्मियों में दिन जो होते हैं वो जल्दी निकल आते हैं, सर्दियों में दिन जो है आपके देर में निकलते हैं। कहने का मतलब सूर्योदय, सनराइज जो होता है वो थोड़ा सा अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाता है समर्स में, और लेट मॉर्निंग में आपके होता है आपके विंटर्स में। क्योंकि दिन के में जो सूर्योदय होता है वो गर्मी के दिनों में लगभग 4 बजे के आसपास होने लगता है, सर्दी के दिनों में 6 बजे के आसपास होने लगता है, और नॉर्मल डेज में 5 बजे के आसपास होने लगता है। तो इसलिए जो सूर्योदय है साल भर अगर आप जो है आपके एक तरह से एग्जामिन करें तो लगभग 4 से 6 बजे के बीच में ही आपके सूर्योदय होता है। तो इसलिए सूर्योदय से जस्ट पहले जो है आपके टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है न्यूनतम। तो गर्मी के दिनों में क्या होगा? न्यूनतम तापमान क्या बजे आ जाएगा? सुबह के 4 बजे के आसपास रिकॉर्ड होता है। सर्दी के दिनों में क्या होगा? सुबह 6 बजे के आसपास न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर। और नॉर्मल डेज में क्या होता है? सुबह के 5 बजे के आसपास न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसलिए जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो सुबह के समय सूर्योदय से पहले, बिफोर सनसेट, सनराइज, जो आपके टेम्परेचर होता है वो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, और वो होता है आपके सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में, या आप ये कह सकते हैं 5 बजे के आसपास। तो दोपहर में जैसे हम कह रहे हैं 2 बजे के आसपास, जो कि 1 और 3 के बीच में है, तो 2 बजे के आसपास ऑन एन एवरेज पूरे साल भर का न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान रिकॉर्ड होता है दोपहर में। उसी तरह से सुबह के समय न्यूनतम तापमान जो रिकॉर्ड होता है वो सुबह के 5 बजे। तो सुबह के 5 बजे के आसपास जो है न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड होता है। इसलिए कभी कभी जब शब्द आएगा अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, तो वो आपको समझना पड़ेगा। फिर एक वर्ड होता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्या है? जो भी वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, जल वाष्प बनकर के वेपर के फॉर्म में जब जाता है तो वो एयर के अंदर कंटेन्ड होता जाता है, एयर उसको रखती जाती है। जैसे गर्मी के दिनों में आप देखते हैं जब लू चलती है तो उस समय क्या होता है? शुष्क वायु होती है। शुष्क वायु क्यों है? वाष्पीकरण तो हो रहा है, लेकिन गर्मी की वजह से वायु इतनी एक्सपैंड कर चुकी है कि उसके अंदर वाटर वेपर्स रखने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वायु एक्सपैंड कर जाती है। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर आ जाएगा। तो इसलिए बहुत ड्राई एयर होती है, आप देखते हैं, तो वेट एयर नहीं होती। सर्दियों में आप देखेंगे कि सर्दियों के समय थोड़ा सा ड्राइनेस उसमें भी होती है, लेकिन जब बरसात होगा तो बरसात के दिनों में आप देखेंगे कि जो वायु होती है उसके अंदर पहले से ही आर्द्रता मौजूद होती है। तो आर्द्रता जब, ह्यूमिडिटी जब, क्योंकि वेपर्स आपके चलते चले जाते हैं, वेपर्स चलते चले जाते हैं और वायु का जितना परसेंट भाग एयर से भर जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। जैसे हमने कोई इकाई आयतन लिया, यूनिट वॉल्यूम लिया। यूनिट वॉल्यूम कैसे? अगर हमने यूनिट वॉल्यूम लिया, सपोज कर लीजिए कि हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब एक आयतन हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब में मान लीजिए हमने कहा कि जल के 100 कण आ सकते हैं, 100 पार्टिकल्स आ सकते हैं वाटर के। अब 100 आ सकते हैं, पहुंचे 10, इसके मतलब 10% एरिया ऑक्यूपाई हो गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो गया। 90% अभी बचा है, 90% और हो सकता है। तो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता वॉल्यूम। फिर को और कण पहुंच गए, मान लीजिए 20 कण पहुंच गए, 100 की क्षमता है, कैपेसिटी है, 20 पहुंचे, 20% भर गया भाग, इसलिए हम कहेंगे ह्यूमिडिटी 20% हो गई। इस तरह से जैसे जैसे कण पहुंचते जाते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, और जब ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, 100% होने के मतलब जितनी वायु की क्षमता है
एयर में वाटर वेपर्स को रखने की जितनी क्षमता है, कैपेसिटी है, उतने वाटर वेपर्स अगर पहुंच गए तो ऐसी कंडीशन में क्या है, अब वाटर वेपर जो जाएगा उसको एयर एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए एयर के बाहर ही पड़ा रहता है वाटर वेपर। अब वो कंडेंस करके ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाता है। यही ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, ऊपरी वायुमंडल में यही ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर के ड्रॉप्स बना लेते हैं। और जब वो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं तो वो वायु में तैरते रहते हैं, एयर में, क्योंकि आपको पता है कि जो जितना हल्का भाग होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपने पढ़ा होगा, जो हल्का भाग है वो तैरता है और जो भारी भाग है वो डूब जाता है। तो सेम वही चीज होती है कि ड्रॉपलेट्स बहुत हल्के होते हैं, डेंसिटी उनकी बहुत कम होती है और जिसकी वजह से एयर में तैरते रहते हैं ऊपर, वो गिरेंगे ही नहीं। इसलिए जितने भी वेपर्स जाएंगे वो सब ऊपर तैरते होते हैं। लेकिन यही ड्रॉपलेट्स जब ज्यादा होने लगते हैं तो आपस में मिलने लगते हैं, जब मिलने लगते हैं तो ये बड़े ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब बड़े ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, भार बढ़ जाता है। जब इतना भार हो जाता है, जब इतना वेट हो जाता है कि एयर इसको नहीं संभाल पाती तो गिरने लगते हैं। इसी गिरने को हम क्या कहते हैं, वर्षा होना, या इसी को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है इंग्लिश में। तो वर्षण को जो है आपके प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। अब इन द फॉर्म ऑफ वाटर अगर हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, तब ये कहा जाता है वर्षा, रेनफॉल। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अगर स्नो है तो हम लोग स्नोफॉल कहते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से स्नोफॉल के फॉर्म में भी हो सकता है और रेनफॉल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो प्रेसिपिटेशन दो तरह से होते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से हमें ये समझना है कि जब एयर सैचुरेट हो जाएगी, सैचुरेशन के मतलब क्या हुआ, एयर सैचुरेटेड होने का मतलब, संतृप्त होने का मतलब क्या होता है, जब एयर में ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, जितनी क्षमता है उतने पार्टिकल्स पहुंच गए, तो हम कहेंगे वायु सैचुरेट हो गई, वायु संतृप्त हो गई। जैसे हम लोग को प्यास लगी है और हम लोग पानी पीते जाते हैं, एक स्टेज आती है अब प्यास बुझ गई, अब पानी नहीं पी सकते ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब पानी की चाह खत्म हो गई, इतना पानी पी लिया। जब चाह खत्म हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग की जो प्यास थी वो संतृप्त हो गई, सैचुरेट कर गई। इसका मतलब कि अब हमारे पास हमारी थर्स्ट जो है वो सैचुरेट हो गई। उसी तरह से उसी तरह से सैचुरेशन पॉइंट पे आने पर 100% जब ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उसी के बाद वर्षा होती है। तो किसी स्थान पर अगर वर्षा हो रही है, किसी स्थान पर रेनफॉल हो रही है, इसका मतलब वहां की ह्यूमिडिटी कितनी होगी, वहां की ह्यूमिडिटी जो है आपके 100% होगी। तो ये जो है आपके ह्यूमिडिटी का काम होता है, जो कि जो है आपके होती है। तो इसलिए आपके अगर हम जो है डिफाइन करेंगे कहीं पे वर्षा को, तो वर्षा होने का मतलब क्या है, दिमाग में आपको ये रखना है कि वहां की ह्यूमिडिटी 100% हो गई तभी वर्षा होगी। तो ये जो है आपके एक तरह से वर्षा की बात आएगी। फिर विंड वेलोसिटी की बात आती है, पवन चल रही है कि नहीं चल रही है, पवन जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है आपके किस स्पीड से चल रही है, पवन वेग क्या है, विंड वेलोसिटी क्या होती है, तो ये सारी चीज इसके अंदर पढ़ते हैं। तो अब देखिए तीन चीजें हमने बात करी, एक टेम्परेचर की बात करी, एक हमने ह्यूमिडिटी आर्द्रता की बात करी और तीसरा विंड वेलोसिटी की बात करी। इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें और हम कहें कि किसी स्थान का टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है और यहाँ का पवन वेग इतना है, या पवन चल रही है या नहीं चल रही है, या रुकी हुई है, या इस तरह से जो है आपके हम लोगों ने डिफाइन किया कि पवन जो है आपके एक तरह से बहुत धीमी गति से चल रही है, या तेज तूफान में तेज चलती है, तेज चल रही है। तो ये क्या है, जब हम ये तीन चीज डिफाइन करते हैं किसी छोटे रीजन पे, तो वही कहलाता है मौसम, वेदर। तो वेदर क्या डिफाइन करता है, वेदर डिफाइन करता है कि किसी छोटे रीजन में, किसी छोटे जगह पर, कम क्षेत्र में, किसी स्थान की वर्षा, आर्द्रता तथा वायु की जो आपकी गति है, इन तीनों के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं या इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज नोन एज वेदर ऑफ दैट प्लेस। तो उस जगह की वो क्या हो जाती है, वो आपकी वेदर हो जाती है, मौसम हो जाता है। तो मौसम की अगर हम बात करते हैं तो मौसम क्या है, मौसम हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी स्थान की, बहुत छोटे स्थान की, किसी जैसे मान लीजिए कोई शहर है
पूरा शहर भी नहीं है, शहर का एक टुकड़ा ही मान लीजिए, तो किसी एक जगह पर, एक छोटे जगह की अगर हम औसत तापमान, वर्षा और आर्द्रता और जो है आपके पवन के बारे में, हम किसी चीज के बारे में अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में हम उस स्थान की जलवायु के बारे में हम उस स्थान के मौसम के बारे में बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, न्यूज जब सुनते हैं तो न्यूज के लास्ट में क्या होता है, मौसम की जानकारी। तो मौसम की जानकारी में क्या होता है, आज यहां आसमान साफ रहेगा, धूप निकली रहेगी, आर्द्रता इतनी प्रतिशत होगी, पवन चलेगी नहीं बताया गया, या फिर जो है एक्सप्लेन कर दिया गया नॉर्मल स्पीड से। लेकिन अगर कभी मान लीजिए तेज स्पीड से, अब नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो उसको क्या बताए, इसलिए नहीं बताया जाता। लेकिन जब अक्सर आप देखते हैं मौसम में क्या बताया जाता है, आज यहां बादल छाए रहेंगे, यहां तेज बारिश होगी, तेज हवाएं भी चलने की आपकी उम्मीद है, तो तेज हवा के मतलब अब तूफान आएगा। तो इस तरह की चीज की भविष्यवाणी की जाती है। तो वो जब किसी एक छोटे प्लेस के बारे में जब हम वर्षा, तापमान, आर्द्रता, पवन वेग, इन सब के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो किसी स्थान की जो है आपके मौसम के बारे में, वेदर के बारे में बताता है। और ये वेदर छोटे क्षेत्र में है और बहुत कम टाइम के लिए है, टाइम भी बहुत कम है। कैसे? टाइम कुछ घंटे हो सकता है, या एक दिन हो सकता है, या मैक्सिमम 2 दिन हो सकता है। मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। जैसे आपने देखा, बादल आए, बारिश किया, बारिश कुछ घंटे हुई, बादल गायब हो गए, चले गए, मौसम चेंज हो गया। उसी तरह से बादल आए, बारिश किया, मान लीजिए 1 दिन बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई, 2 दिन के बाद गायब हो गए, मौसम बदल गया। तो ये मौसम है जो अपने समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। और जब हम एक समान मौसम देखते हैं तो हम लोगों को क्या है, 2-3 महीने तक लगातार एक जैसा मौसम दिखाई पड़ता है। जैसे सर्दियां आ गई तो हर दिन सर्दी जैसा होगा, टेम्परेचर कम रहेगा। गर्मियां आ गई, हर दिन गर्मियां रहेगी, लू चलती रहेगी। तो एक जैसा मौसम, बरसात आ गई, बरसात होने लगी, लगभग बारिश होगी। तो जब हम 2 से 3 महीने की अवधि को, जब 2 से 3 महीने की एक समान मौसम वाली अवधि को हम क्या कहने लगते हैं, ऋतु, दैट इज सीजन। तो सीजन क्या है, सीजन 2 अथवा 3 माह की एक समान तापमान, वर्षा, आर्द्रता और पवन वेग को जब जो है आपके रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो उस स्थान की ऋतु हो जाती है। अब ऋतु क्या है, ऋतु किसी पर्टिकुलर शहर में अलग अलग नहीं होगी, एक बड़े रीजन में होगी। तो एक बड़े रीजन में जब एक समान मौसम हो जाता है, कितने समय के लिए, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो सकता है। जब एक समान 2-3 महीने के लिए एक समान मौसम हो जाता है, तो 3 से 4 माह तक के लिए जब समान मौसम होने लगता है, तो उस समान मौसम वाली अवधि को क्या कहा जाता है, उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऋतु के नाम से जाने लगते हैं। तो ये ऋतु हो जाती है। और यही ऋतुएं आपस में मिल करके जो है एक साल में कितनी ऋतुएं आई, उन ऋतुओं को कंपोजिट फॉर्म में क्या कहा जाता है, वही जलवायु हो जाती है उस स्थान की। तो जलवायु को जब हम बोलते हैं तो जलवायु क्या है, जलवायु है किसी स्थान की साल भर की, वर्ष भर की वर्षा, तापमान, आर्द्रता, इन सब के बारे में जो आपके चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उस स्थान की जलवायु हो जाती है। जैसे मौसम हमने आपको कहा 1 दिन 2 दिन में बदल सकता है। भारत में 4 ऋतुएं होती हैं, 3-3 महीने की लगभग 4 ऋतुएं होती हैं एक साल में। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ये आपकी 4 ऋतुएं हो गई। ऋतु कैसे बनती है, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य के परिक्रमा करने की वजह से। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, रेवोल्यूशन करती है, तो रेवोल्यूशन करने में सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में साल भर होती हैं, और साल भर उसी के बीच में होती है, जिसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर कभी ज्यादा ऊष्मा पहुंचेगी, कभी कम ऊष्मा पहुंचेगी, कभी वर्टिकल रेस पहुंचेगी, कभी हॉरिजॉन्टल रेस पहुंचेंगी।
ये सॉरी इंक्लाइंड रेस पहुंचेंगी। तो जहां कहीं भी वर्टिकल रेस पहुंचती हैं वहां पे ग्रीष्म ऋतु होती है, जहां इंक्लाइंड रेस पहुंचेंगी वहां शीत ऋतु होती है। तो इसलिए हर समय एक ही स्थान पर एक जैसा मौसम नहीं होता, एक जैसी ऋतु नहीं होती। तो इसलिए जो सीजन का चेंज है वो किसकी वजह से होता है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से। इसका मतलब अर्थ जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, परिक्रमा कर रही है, और अर्थ अगर अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, परिभ्रमण कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जिसको घूर्णन गति कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। तो घूर्णन अगर कर रही है, रोटेशन कर रही है, तो रोटेशन को क्या कहेंगे? तब ये क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन गति करती है तो उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, क्योंकि सूर्य की ओर जो भाग होगा, आधा भाग पृथ्वी का, वहां पर प्रकाश होगा, पीछे वाले भाग पर रात होगी। लेकिन यही भाग जब घूम करके आएगा तो रात वाले भाग में दिन हो जाएगा, दिन वाले भाग में रात हो जाएगी। इस तरह से पृथ्वी जब घूमती है तो घूर्णन जब करती है, रोटेशन करती है, तो दिन और रात बनते हैं। और पृथ्वी जब परिक्रमा करती है सूर्य के चारों तरफ, रेवोल्यूशन करती है, तो रेवोल्यूशन की वजह से सूर्य की लंबवत किरणें या सूर्य की इंक्लाइंड रेस जो है आपके पृथ्वी पर अलग अलग समय में पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो भारत में भी क्या है, भारत में ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। अब जैसे भारत की जलवायु की बात करें, जलवायु की अगर हम बात करें तो भारत की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु के नाम से जानी जाती है। कितने शब्द यूज हुए? 2 शब्द, उष्णकटिबंधीय, मॉनसूनी। लेकिन इन 2 शब्द ने सब कुछ बयान कर दिया। उष्णकटिबंधीय के मतलब क्या होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी स्थान होते हैं वो उष्णकटिबंध है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, कभी ऊष्मा ज्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती। इसका मतलब गर्मियां भी होंगी, सर्दियां भी होंगी। इसका मतलब टेम्परेचर बहुत वेरिएट करेगा, बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत ठंडा भी हो जाएगा। इसके मतलब ये बताया जा रहा है कि साल भर में एक बार ऐसा कंडीशन आएगी जो बहुत एक्सट्रीम गर्मी हो जाएगी, और एक बार ऐसी कंडीशन आएगी बहुत एक्सट्रीम ठंड हो जाएगी, और साल भर यही होता रहेगा, गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म। ये क्या बता रहा है? एक वर्ड बता रहा है, उष्णकटिबंधीय। मॉनसूनी क्या बता रहा है? मॉनसूनी शब्द मॉनसून को प्रदर्शित कर रहा है, और मॉनसून शब्द कहां से लिया गया है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। और मॉनसून शब्द का मतलब क्या होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड के मतलब जब कोई पवन चल रही है, सीजन चेंज होने की वजह से अपने प्रवाहित होने की दिशा में परिवर्तन कर ले, रिवर्स हो जाए, पलट जाए। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड के मतलब कि सीजन के चेंज होते ही रिवर्स हो जाए, जो कि अभी आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके विपरीत डायरेक्शन में चलने लगे। तो अगर ऋतु चेंज करने की वजह से, अगर ऋतुएं को चेंज होने की वजह से अगर पवनें अपनी डायरेक्शन को बदलें और वो पवनें आर्द्रता युक्त हो, ह्यूमिडिटी उनमें हो, तो आर्द्रता युक्त अगर वो होंगी तो जाएंगी, पर्टिकुलर टाइम में वर्षा करेंगी और फिर वर्षा करके वापस लौट आएंगी। तो ऐसी स्पेसिफिक पवनें, ऐसी पर्टिकुलर पवनें जो आर्द्रता युक्त जल के ऊपर से आर्द्रता लेकर के जाएंगी, बारिश करेंगी एक स्पेसिफिक टाइम में, उनका एक समय बंधा हुआ है कि कब जाएंगी बारिश करने, कब वापस आ जाएंगी। इसीलिए मॉनसून शब्द को यहां प्रदर्शित किया है। इसके मतलब यह बताया जा रहा है कि भारत की जलवायु में एक ऐसा स्पेसिफिक समय आएगा जो आर्द्रता वाला होगा, वर्षा वाला होगा, लेकिन साल भर वर्षा नहीं होगी। एक स्पेसिफिक समय में वर्षा होगी, मानसूनी पवनें वर्षा करने आएंगी, आकर के वापस चले जाएंगे। इसके मतलब भारत में ऐसा भी मौसम आएगा कि एक समय ऐसा रहेगा कि बहुत आर्द्रता होगी, वायु में ह्यूमिडिटी होगी, और एक समय ऐसा होगा मौसम शुष्क भी होगा, नहीं आएंगी ये जो है पवनें। तो देखिए 2 वर्ड ने कितना वास्ट चीज को एक्सप्लेन कर दिया। उष्णकटिबंधीय मतलब सब कुछ बता दिया कि हाँ ठंड भी पड़ेगी, गर्मी भी पड़ेगी, नॉर्मल डेज भी रहेंगे। मॉनसूनी पवनों ने क्या बता दिया कि पूरे साल वर्षा नहीं होने वाली, एक स्पेसिफिक टाइम होगा जब मॉनसूनी पवनें आएंगी, वर्षा करेंगी, वापस लौट जाएंगी। तो इसके मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में आर्द्रता होगी, एक स्पेसिफिक टाइम में आर्द्रता नहीं होगी। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई और भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु का नाम दे दिया गया। और इसी में उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी में ही सारी ऋतुएं आ गई। तो भारत की जलवायु में, उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु में
क्या आती हैं? 4 ऋतुएं आती हैं। तो ये ऋतुएं कैसे बनती हैं? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की परिक्रमा के कारण। और परिक्रमा में हमने आपको बताया था कि जो पृथ्वी की परिक्रमा है उसमें क्या है कि पृथ्वी की जब परिक्रमा होती है तो ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है मकर रेखा और ये है विषुवत रेखा। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पर हम लोगों को देखना होता है कि कैसे कैसे ये समय होता है। तो 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें कहां होती हैं? कर्क रेखा पे, 21 मार्च को। फिर ये ऊपर चलना शुरू करती हैं। 21 जून को जो है आपके कर्क रेखा पर आ जाती हैं। फिर वापस आती हैं 23 सितंबर को, कहां चली आती हैं? मकर रेखा पर, फिर से विषुवत रेखा पे। और फिर मकर रेखा पे आती हैं 22 दिसंबर को, और फिर से 21 मार्च को ऊपर चली गई। ये कैसे होता है हम स्टार्टिंग में बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो इंट्रोडक्शन हमने लिया था तब हमने आपको एक्सप्लेन किया था, हमने आपको डायग्राम बताया था कि कैसे रोटेट कर रही हैं, कैसे सूर्य की लंबवत किरण, इसको हमने क्या माना था? कर्क रेखा, इसको विषुवत रेखा, इसको मकर रेखा, सब चीज हमने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था ये कैसे होता है। तो सूर्य की लंबवत किरणें हमेशा ऐसे मूव करती हैं। अब भारत यहां पे है, भारत के मध्य से कर्क रेखा होके जा रही है। तो जब 21 जून को सूर्य का लंबवत प्रकाश यहां होता है, इसके मतलब सूर्य ऐसे निकलता है, तो ये भारत के ऊपर से सूर्य की किरणें ऐसे जाती है, ऐसे जा रही। उसी तरह से जब ये मार्च और सितंबर माह में यहां विषुवत रेखा के ऊपर जाती है तो भारत से तिरछा प्रकाश आता है भारत में। ऐसे मार्च और सितंबर माह में ऐसे निकलेगा सूर्य, ऐसे जाएगी। इस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। लेकिन दिसंबर माह में आप देखते हैं अत्यंत तिरछा प्रकाश आता है, तो ऐसे सूर्य निकलता है और ऐसे चला जाता है, थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ता है, इसके मतलब दिन छोटे होते हैं। तो दिसंबर माह में ऐसे सूर्य निकलता है, ऐसे डूब जाता है। सितंबर माह और मार्च माह में ऐसे निकलता है, ऐसे, और हम लोग के नजदीक आ गया, ज्यादा समय तक दिखाई पड़ने लगा। और जब जून माह आ जाएगा तो सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो उस समय भारत में सबसे बड़ा दिन हो जाता है, तो सूर्य ऐसे निकलेगा, इस तरह से होता हुआ, इस तरह से जाकर के ऐसे जाएगा, हमारे सर के ऊपर से जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा समय के लिए हमें दिखाई पड़ेगा, इसलिए दिन बड़े हो गए। तो भारत में अगर हम देखें तो यही जो आपके एक तरह से सूर्य का मूवमेंट है, इसी वजह से जो है आपके ऋतुएं बनती हैं। तो पहली ऋतु कब बनती है? जब कर्क रेखा से, जब विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य का प्रकाश जाता है। दूसरी ऋतु कब बनती है? जब कर्क रेखा से विषुवत रेखा पर प्रकाश जाता है, ये दूसरी ऋतु। तीसरी ऋतु कब बनती है? जब विषुवत रेखा से मकर रेखा पर प्रकाश जाता है। और चौथी ऋतु कब बनती है? जब जो है मकर रेखा से विषुवत रेखा पे फिर प्रकाश जाता है। 15 मार्च, ये 21 मार्च नहीं ले रहे हैं, 15 मार्च से, 15 मार्च आप यहां लगभग होगी सूर्य का लंबवत प्रकाश, 15 जून ये पहला स्पैन हुआ, 15 जून से 15 सितंबर दूसरा स्पैन हुआ, 15 सितंबर से 15 दिसंबर ये तीसरा स्पैन हुआ, और 15 दिसंबर से 15 मार्च। तो 15 मार्च से 15 जून ये क्या है? ग्रीष्म ऋतु। 15 जून से 15 सितंबर ये है वर्षा ऋतु। 15 सितंबर से 15 दिसंबर ये है शरद ऋतु, और 15 दिसंबर से 15 मार्च ये हो गई शीत ऋतु। तो इस तरह से हम लोग 4 भागों में इसको विभाजित करते हैं। 15 मार्च से 15 जून क्या है? ग्रीष्म ऋतु। तो ये समर्स होते हैं जो कि आपके पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु जो है ये आपके 15 जून से 15 सितंबर, तो 15 जून से 15 सितंबर, 15 जून से 15 सितंबर। फिर इसी तरह से शरद ऋतु जो होती है 15 सितंबर से 15 दिसंबर, जब तक सूर्य मकर रेखा से, विषुवत रेखा से मकर रेखा पे आता है। और फिर शीत ऋतु कब होगी? 15 दिसंबर से 15 मार्च। तो इस तरह से सूर्य का लंबवत प्रकाश हमेशा जो है चलता रहता है, और जिसकी वजह से सूर्य के लंबवत प्रकाश के मूवमेंट की वजह से भारत में ऋतुएं जो है आपके होती हैं। तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है और ऋतुएं पाई जाती हैं। तो जितनी भी आपके ऋतु होगी ये किसकी वजह से बन रही? सूर्य के लंबवत प्रकाश और तिरछे प्रकाश के मूवमेंट की वजह से।
अब देखिए हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत करेंगे 15 मार्च से पढ़ने की और एंड भी करेंगे 15 मार्च पे। तो पहली ऋतु हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, 15 मार्च से 15 मार्च तक। तो पहली ऋतु 15 मार्च से 15 जून पढ़ेंगे, फिर दूसरी 15 जून से 15 सितंबर, फिर 15 सितंबर से 15 दिसंबर, फिर 15 दिसंबर से 15 मार्च। तो 15 मार्च से शुरुआत कर रहे हैं, 15 मार्च पे एंड करेंगे। तो 15 मार्च से देखिए क्या होता है कि भारत आपके एक तरह से ये है 15 मार्च के मतलब मार्च माह में सूर्य का लंबवत प्रकाश भारत के दक्षिण से होकर के जाता है। भारत ये है, भारत के दक्षिण से होकर के जाता है। इसके मतलब कि हम लोग यहाँ हैं, हम लोग देखते हैं सूर्य ऐसे निकलता है, इसका मतलब हम लोग ऐसे देखते हैं। सितंबर माह में सूर्य ऐसे जाता है भारत के नीचे। तो इसलिए जो है आपके सितंबर माह के बाद अब यहां पर क्या होता है, जैसे से मार्च माह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मार्च आता है, फिर अप्रैल माह में यहां से सूर्य जाएगा लंबवत प्रकाश, मई माह में यहां से और नजदीक आ गया, फिर जून माह में हम लोग के ऊपर से होकर के जाने लगता है। तो मार्च में क्या हुआ, ऐसे निकला सूर्य, ऐसे गया, कम समय के लिए दिखाई पड़ा, छोटा दिन था। अप्रैल में और बड़ा दिन हो गया और पास आ गया, ऐसे जा रहा है। मई में और नजदीक आ गया, ऐसे निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, और बड़ा दिन हो गया। और जून माह में हम लोग के सर के ऊपर से जा रहा है लंबवत होकर के इस तरह से, तो जिसकी वजह से क्या है, सबसे बड़ा दिन होने लगता है और सबसे ज्यादा अवधि का दिन होने लगता है इस समय। तो अब अगर हम इसकी बात करें भारत में जो है 15 मार्च के बाद, तो यहां से आप देखेंगे तो 15 मार्च से लेकर के 15 सितंबर तक, 15 जून तक ये क्या है, ये ग्रीष्म ऋतु का समय है। फिर 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक ये वर्षा ऋतु का समय है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक ये है आपके शरद ऋतु, और 15 दिसंबर से 15 मार्च ये है आपके एक तरह से शीत ऋतु, विंटर्स हो गए। तो इस तरह से परिक्रमा जो पृथ्वी की होती है, इस परिक्रमा से जो है आपके सूर्य की लंबवत किरणें कहां पहुंच रही हैं वही हम लोगों को देखना होता है। तो मार्च माह में अगर आप देखें तो मार्च माह में क्या होता है, अब धीरे धीरे टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो भारत में टेम्परेचर धीरे धीरे करके आपके बढ़ने लगता है। तो मार्च माह में सूर्य का लंबवत प्रकाश ऐसे निकला, ऐसे गया, फिर इसके बाद अप्रैल माह में ऐसे चला गया, फिर इसी तरह से मई माह में ऐसे चला गया, फिर जून माह में सीधे सीधे हम लोग के ऊपर से ऐसे जाता है, सबसे बड़ा दिन। और जैसे जैसे मार्च के बाद जैसे जैसे आपके एक तरह से समय बढ़ता है जून तक, तो जून तक लगातार दिन बढ़ने लगता है, दिन बढ़ने लगता है, रात छोटी होने लगती है। स्टेज ये हो जाती है कि जब मई माह तक उत्तर भारत के क्षेत्र में जो है आपके पहुंचने लगता है, तो इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो पवनें चलने लगती हैं, ये पवनें चलने लगती हैं, और पवनों के चलने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और ये पवनें क्या कहलाती हैं, इन गर्म पवनों को कहा जाता है लू। ये गर्म शुष्क पवनें होती हैं, ये एक तरह से वार्म विंड है, जो कि आपके एक तरह से ड्राई विंड होती हैं, शुष्क पवनें हैं। तो ये क्या है, ये शुष्क पवनें होती हैं जो भारत में, उत्तर भारत में चलने लगती हैं। तो मई माह आते आते, मई माह में सूर्य भारत के लंबवत जो है दक्षिण भारत में आ चुका है, लेकिन उत्तर भारत में अभी लंबवत नहीं आया, जून माह में आएगा। लेकिन मई माह में जैसे ही मध्य भारत तक पहुंचता है सूर्य का लंबवत प्रकाश, पूरा भारत गर्म होने लगता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब चीजें जो मेन जो मध्य वाले जो मैदानी क्षेत्र हैं या पठारी क्षेत्र हैं, ये बहुत गर्म हो जाते हैं। और मई माह के बाद से आपका टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और मई माह में ही जो आपके टेम्परेचर है वो मैक्सिमम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो भारत का मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होता है वो आपके होता है जैसलमेर क्षेत्र, राजस्थान का जैसलमेर है, इस जैसलमेर क्षेत्र से रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो है आपके टेम्परेचर होता है जो कि यहां पाया जाता है। अब ये क्या है, जैसलमेर भारत का सबसे गर्म स्थान है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला स्थान। तो भारत का अगर हॉटेस्ट प्लेस कहा जाए या सबसे गर्म स्थान कहा जाए, या वो प्लेस जहां पर सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो जैसलमेर है, जहां पर टेम्परेचर लगभग 51 डिग्री
52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये टेम्परेचर जो है 50 डिग्री के आसपास नॉर्मली आपके रिकॉर्ड किया जाता है जैसलमेर में। तो 50 डिग्री के आसपास लगभग हर साल पहुंचता है। तो इसलिए 50 डिग्री 51 डिग्री इस तरह का टेम्परेचर जो है आपके जैसलमेर में होता है। इसकी पोजीशन क्या है वर्ल्ड में? तीसरा स्थान। वर्ल्ड में तीसरा सबसे गर्म स्थान है ये जैसलमेर, जो कि थार मरुस्थलीय क्षेत्र में, थार डेजर्ट में पाया जाता है। तो ये विश्व में तीसरे स्थान पे। अब जब विश्व में तीसरा स्थान है तो हमें पहला और दूसरा स्थान भी देख लेना चाहिए क्या है। तो विश्व का जो पहला स्थान है वो है अल अजीजिया। अफ्रीका के लीबिया देश में। अब ये कौन सा क्षेत्र है? ये है आपके सहारा मरुस्थल। अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में, वहां पर लीबिया देश है। लीबिया देश में अल अजीजिया नामक स्थान है। ये विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला जो है आपके रिकॉर्ड यहां पे मैक्सिमम होता है। अभी कुछ समय पहले जैसे आपके इसमें यहां पर कुछ समय क्या काफी समय पहले जो है आपके एक जगह ऐसी थी जहां पर रिकॉर्ड किया गया था आपके एक तरह से अधिकतम तापमान। तो यहां पर जो तापमान है अल अजीजिया में, ये 57 से 58 डिग्री सेल्सियस होता है। सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र 57 से 58 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक बार क्या हुआ कि ईयर ठीक से हमें नहीं ध्यान है, 1913 है क्या शायद, कुछ इसी तरह का जो है आपके, या 2013 है, कुछ इस तरह का जो है आपके टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। आपने पढ़ा होगा यूएसए का जो है आपके एक तरह से वहां पे एक मृत घाटी है, डेथ वैली। तो डेथ वैली क्यों है? डेथ वैली तापी उष्णता के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। क्योंकि जैसे जैसे जो है आपके उस घाटी के अंदर चलते चले जाते हैं, टेम्परेचर चेंज होता जाता है। मतलब एक जगह ऐसा कि टेम्परेचर बहुत कम, एक जगह बहुत ज्यादा, तो टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है। और टेम्परेचर ग्रेडियंट होने की वजह से वहां पर जीवन संभव नहीं है, मर जाता है आदमी वहां जाकर के, मृत्यु कर जाता है। तो एक विवाद हुआ, विवाद ये हुआ था उस समय कि यह कहा गया कि जब 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था अल अजीजिया से तापमान, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, यह गलत रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्डिंग गलत है, और 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया गया है अल अजीजिया में। इसके मतलब अल अजीजिया में 51 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन गलत रिकॉर्ड करके 58 डिग्री कर दिया गया था। उसी साल सबसे ज्यादा तापमान हुआ था आपके एक तरह से मृत घाटी में, डेथ वैली में, जो कि 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये यूएसए के मृत घाटी में 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि उसी साल 58 डिग्री सेल्सियस अल अजीजिया में था। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि 51 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान है, 7 डिग्री बढ़ा करके बताया गया, और सबसे ज्यादा तापमान डेथ वैली में है। तो इसको प्रामाणिकता भी दे दी गई थी, मतलब उस कुछ समय के लिए, लेकिन उसको फिर से निरस्त कर दिया, क्योंकि हर साल आप देखते हैं कि सर्वाधिक तापमान कहां रिकॉर्ड हो रहा है। तो हर साल अभी भी सर्वाधिक तापमान अल अजीजिया को, तो कुछ समय तक मान्यता मिली रही डेथ वैली को भी। तो डेथ वैली, मृत घाटी को मृत घाटी क्यों कहते हैं, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो मृत घाटी को मृत घाटी क्यों कहते हैं? तापी उष्णता के कारण, टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण। तो वहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ना कि बहुत अधिक तापमान है। तो इसलिए टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से उसको डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये, लेकिन अगर पूछा जाए तो पहले स्थान पे कौन आता है? अल अजीजिया आता है, जिसका औसतन तापमान 57 से 58 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहां पर जो है आपके अल अजीजिया का तापमान जो है आपके सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, जो पहले स्थान पे है वर्ल्ड में। दूसरे स्थान पे जैकबाबाद है। पाकिस्तान का जैकबाबाद, जो कि इसी थार मरुस्थल के क्षेत्र में होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। यहां पर दूसरा सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है विश्व का। तो विश्व का जो रिकॉर्ड होता है, तो यहां पर भी 52-53 डिग्री 54 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ है।
तो ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, सारा मरुस्थल के, ये थार मरुस्थल के क्षेत्र रीजन में ही है। तो थार मरुस्थल का रीजन जहां पे आपके जैसलमेर थार मरुस्थल में आता है, ये भी आता है। तो मेनली क्या है, अल अजीजिया जो सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में, ये सबसे गर्म स्थान है विश्व का, पहले स्थान पे आता है, सबसे सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। जैसलमेर जो भारत का सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र है, वो विश्व में तीसरे स्थान पे आता है अल अजीजिया और जैकबाबाद के बाद। तो ये जो है आपके सर्वाधिक तापमान वाले स्थान हो जाते हैं जिनको हम लोग ने पढ़ा। तो भारत में भी क्या है, उत्तर भारत के क्षेत्र में लगभग मई माह के बाद से, अप्रैल के बाद से लू शुरू हो जाती है। मई में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड होने लगते हैं। मई में दिन भर क्या होता है, अब एक जैसा मौसम बना रहता है अप्रैल के बाद से, अप्रैल मई जून लगभग वही मौसम बना रहता है, जब तक कि 15 जून के बाद से जो है मौसम बदलने लगे या मानसूनी पवने ना आने लगे। तो आप देखेंगे 15 जून के बाद से मौसम थोड़ा बहुत चेंज होने लगता है क्योंकि मानसून एंटर कर जाता है। लेकिन अप्रैल मई जून माह की शुरुआत 15 जून तक अगर आप देखें तो लगभग मौसम एक जैसा बना रहता है। सुबह होती है 8-9 बजे के बाद से थोड़ी देर के बाद जो है आपके लू चलने लगती है, दिन भर लू चलती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद शाम होते होते मौसम जो है आपके शांत हो जाता है। बिल्कुल शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि अत्यधिक तापमान की वजह से वायु गर्म होकर के हल्की होकर ऊपर की तरफ उड़ जाती है। और जब वायु गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर की तरफ उड़ जाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वायु का अभाव हो जाएगा, वहां पर लो प्रेशर रीजन हो जाता है। और लो प्रेशर रीजन होने की वजह से आसपास से हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर वायु चलने लगती है। इसीलिए अक्सर आप देखते हैं कि जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है और बहुत शांति हो जाती है, कहा जाता है ना कि तूफान से पहले शांति होती है। तो शांति मीन्स क्या, वायु के अभाव वाला क्षेत्र जब हो जाता है तो शांति अपने आप हो जाती है। वायु होती नहीं है, वायु कम मात्रा में होती है क्योंकि वायु गर्म करके एक्सपेंड कर गई है, जिसकी वजह से वायु के कण बहुत कम मौजूद हैं। तो इसलिए बहुत शांति मौजूद होती है। और जब वायु का अभाव जैसे क्षेत्र हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर रीजन जनरेट हो जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र। और वायु का प्रवाह हमेशा क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। हमने आपको पवनों के बारे में बताया था, सारी चीज जो है आप पढ़ चुके हैं। जब हम लोग पवन पढ़ रहे थे, जो है आपके जलवायु, जब टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था, बहुत वाइड रूप में हम लोग पवन वन सब डिस्क्राइब कर चुके हैं। पवन क्या है, वायु क्या है, तो ये सारी चीजें। तो पवनों का जब विकास होता है तो पवनें क्या होती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भागती हैं। इसीलिए शाम के समय अक्सर आप देखेंगे दिन भर लू चलेगी, शाम के मौसम गड़बड़ हो जाता है। अक्सर क्या हो जाता है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो आप देखते हैं, या बहुत शांति हो जाती है, उसके बाद फौरन आंधी आ जाती है। तो गर्मी के दिनों में आंधी क्यों चलती है, आंधी होने का कारण क्या है, आंधी होने का कारण वही है कि बहुत ज्यादा तापमान हो जाने की वजह से सतह पृथ्वी की बहुत ज्यादा गर्म होती है। अत्यधिक गर्म हो जाने की वजह से उस पर प्रवाहित होने, उस पर जो है आपके जितनी भी वायु थी वो सब गर्म हो गई। गर्म होते ही कण दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए फैल गई, आयतन में विस्तार हो गया। जैसे ही फैली, घनत्व में कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम होने का मतलब हल्की हो गई। और तैरने के नियम के अनुसार क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अनुसार जो चीज हल्की होगी ऊपर उठ जाती है, जो भारी होगी नीचे चली आएगी। तो हल्की होकर के ऊपर की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से वायु रहित लगभग क्षेत्र बनने लगता है, या वायु के अभाव वाला क्षेत्र बनने लगता है। जिसकी वजह से वायु रहित तो नहीं कहा जा सकता, वायु तो हमेशा रहेंगे कण, लेकिन वायु के अभाव वाला क्षेत्र बनने लगता है या विरलता वाला क्षेत्र बनने लगता है। तो रेयर एयर हो जाती है, जिसकी वजह से वो लो प्रेशर रीजन हो जाता है। और फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर पवनों का प्रवाह होता है, इससे तेजी से तूफान आने लगते हैं या आंधी आने लगती है। तो शाम में आंधी आएगी, जैसे ही आंधी आएगी मौसम स्वच्छ हो जाएगा। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद तारे दिखाई पड़ने लगेंगे और रात बिल्कुल क्लियर स्काई रहता है। तो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन यही है कि जैसे ही किसी रीजन में टेम्परेचर बढ़ा, लो प्रेशर रीजन हुआ, हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर, पवनें आना शुरू हो गई। अब पवनें आते ही यहां का टेम्परेचर को गिरा देंगी। टेम्परेचर जैसे ही गिरा, ठंडा हुआ, सतह संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो गई, भारी हो गई, नीचे बैठ गई। और जब ऊपर से नीचे बैठती है तो ऊपर से, जब आपने पढ़ा है कि जब नीचे बैठती है तो नीचे बैठ करके क्या होती है, भागती है। ऊपर से जब वायु नीचे ठंडी होकर बैठेगी तो बाहर की तरफ जाने लगेगी। इसके मतलब यहां उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा थोड़ी देर के बाद, रात होते ही। और जैसे ही पवनें बाहर जाएंगी तो जितनी पवनें आई थी, आंधी तूफान आया था जिससे कि थोड़े बहुत बादल आदल भी आ गए थे, तो ये बादल आदल सब छट जाएंगे। रात होते ही बादल सब छट जाएंगे।
क्लियर स्काई हो जाएगा और आपको तारे दिखाई पड़ने लगेंगे। तो अप्रैल से लेकर के जून तक लगभग रोज यही स्थिति रहेगी। सुबह होते ही थोड़ी देर के बाद गर्मी आना शुरू होगी, ऊष्मा आना शुरू होगी, ऊष्मा बहुत तेजी से आना शुरू हो जाती है। 9-10 बजे ही आपके लू चलना शुरू हो जाती है, दिन भर लू चलती है। शाम होते होते मौसम जो है आपके गड़बड़ होने लगता है। जब आपके एक तरह से बहुत ज्यादा जो है वायु का अभाव हो जाता है, मौसम बहुत शांत हो जाता है, उसके बाद तूफान होता है, आंधी आती है और उसके बाद रात होता है, फिर से मौसम क्लियर हो जाता है। ये तब तक चलेगा जब तक मानसूनी पवनें आकर के यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पर इसका गिरा नहीं देंगी। तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में अप्रैल, मई और जून का 15 दिन, आधा जो है आप जून कह सकते हैं, ये पूरा जो है उत्तर भारत में लगभग इसी तरह की स्थिति बनी रहती है। लेकिन दक्षिण भारत के कुछ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत जो है, साउथ इंडिया में अगर हम लोग देखें तो साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो है जगहों पर हम लोग जानते हैं जो कि आपके तटीय क्षेत्र में हैं, जिसमें जैसे मुंबई है, जो प्रमुख क्षेत्र है उनका नाम ले रहे हैं। मुंबई है, आपके गोवा है, कोचीन का क्षेत्र है जो कि पाया जाता है, चेन्नई है आपके यहीं पर, तो जो इसी के तट के निकट जो है वो हैदराबाद भी है, इसी के निकट ही होता है। भुवनेश्वर है जो कि पाया जाता है, कोलकाता है, ये सब रीजन है। तटीय क्षेत्र में वर्ष भर एक जैसा मौसम होता है, न लू चलती न कुछ होता है। जैसे मुंबई, पूरे तटीय क्षेत्र जितने हैं, कोई भी शहर होगा आप देखेंगे वर्ष भर एक जैसा मौसम होगा। गोवा एक जैसा मौसम हमेशा। वहां पर क्या है, ना गर्मी पड़ती ना सर्दी पड़ती, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रीजन क्या है, अब रीजन जाने। रीजन ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि ठोस अगर कोई होता है, सॉलिड, तो थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ें हम लोग, तब हम लोगों को समझ में आएगा। तो ठोस जो होता है, सॉलिड, वो क्या है, उसको अगर हम लोग देखें तो सॉलिड ऐसा जो है आपके मटेरियल होता है जो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो सॉलिड की अगर हम बात करें, ठोस की बात करें, तो वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। अब जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होने का मतलब क्या हुआ कि जल्दी से कम समय लेता है गर्म होने में, जल्दी गर्म हो जाता है, और कम समय लेता है ठंडे होने में भी, जल्दी से विकिरण भी हो जाता है। लेकिन जो द्रवी भाग है वो क्या होता है, देर में गर्म होता है, देर तक गर्म रहता है। कोई भी तरल का भाग, लिक्विड, समय लेता है गर्म होने में और अधिक समय तक गर्म रहता है। जबकि ठोस भाग क्या है, जल्दी गर्म हो जाता है, कम समय लेता है और कम समय में ठंडा भी हो जाता है। ठोस की प्रॉपर्टी ये होती है। तो होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश आता है दिन के समय, आपके जो है आपके सूर्योदय हुआ, जल की तुलना में स्थल जल्दी गर्म होने लगते हैं। तो यहां पे गर्मी ज्यादा होने लगेगी, ये तपने लगेगा। जब तपने लगेगा तो यहां की वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ ओर उठने लगेगी, तो जल की तुलना में यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। ये सब लो प्रेशर रीजन हो जाता है। और जबकि जल वाला भाग जो है स्थल पर लो प्रेशर रीजन है, और जबकि जल पर क्या है, हाई प्रेशर रीजन हो जाएगा। इन दोनों की तुलना में हम बता रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे ही गर्मी बढ़ती है यहां पे तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर हवाएं चलने लगती हैं। ये हवाएं चलने लगती हैं, तो ये जितनी भी पवनें होती हैं, ये पवनें प्रवाहित होने लगती हैं। ये पवन कहां से जा रही है, समुद्र से स्थल की ओर जा रही है। तो ये समुद्र से जा रही है, जल के ऊपर से जा रही है, इसलिए कंपैरेटिवली ठंडी होती है। तो इसलिए जब जाती है तो यहाँ के टेम्परेचर को फौरन गिरा देती है। जैसे ही टेम्परेचर यहाँ का बढ़ता है, ठंडी पवन गई, जाके टेम्परेचर फिर गिरा दिया, टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं देती। तो इस स्थान का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, लो प्रेशर हुआ, ठंडी पवन गई, जाकर के इसको फिर से ठंडा कर दिया। तो इस स्थल का दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो तटीय क्षेत्र है, वहां के तटों पर तापमान नहीं बढ़ने पाता। यहां पर क्या है, ये ठंडी पवनें चलती, दिन भर ये पवनें चलती हैं। वो पवनें जो समुद्र से
जो है आपके तट की ओर चलती हैं, स्थल की ओर। ऐसी पवनों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सी ब्रीज। तो ब्रीज क्या होती है? ठंडी पवनों को ब्रीज कहते हैं। तो सी ब्रीज क्यों कहा जाता है? ये समुद्र से आ रही हैं ठंडी पवनें, तो इसलिए सी ब्रीज चलती हैं। तो दिन के समय इस तटीय क्षेत्र में, जैसे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में लू चल रही है, लू चलने से टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन क्या यहां पर तटों पर लू चलती है? नहीं चलती, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, लो प्रेशर होगा, फौरन समुद्र से हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर पवनें चलने लगेंगी और लू जैसी हालत कभी होनी नहीं देगी, फौरन टेम्परेचर गिरा देगी। तो इसलिए तटीय क्षेत्र में साल भर एक जैसा मौसम होता है, तो दिन भर ये चलती हैं सी ब्रीज। लेकिन रात होते ही क्या होगा? रात होते ही उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाएगा? जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो ये स्थल है, स्थल जितनी जल्दी गर्म हुआ था उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन जल का भाग देर में गर्म हुआ है, देर तक गर्म रहेगा, इसलिए रात्रि के समय आपका समुद्र वाला भाग गर्म रहता है, समुद्र का पानी गर्म रहता है और स्थलीय क्षेत्र ठंडे हो जाते हैं। जब स्थल ठंडे हो जाएंगे तो यहां हाई प्रेशर बन जाएगा और यहां पर लो प्रेशर बन जाता है, ये लो प्रेशर बन जाता है। तो रात्रि के समय ठंडे स्थलों से जो है आपके एक तरह से पवनें समुद्र की ओर चलने लगती हैं, तो स्थल से समुद्र की ओर पवनें चलने लगेंगी, हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर, तो इस तरह से पवनें चलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि स्थलीय भाग जल्दी ठंडा हो रहा है, जबकि ये धीमे धीमे ठंडा हो रहा है, इसके मतलब इसमें टेम्परेचर बचा रहेगा, इसलिए लो प्रेशर बने। तो रात होते ही, सूर्यास्त होते ही पवनें इधर चलने लगती हैं। तो दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर, रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर, और जो रात में चलने वाली पवनें होती हैं ये स्थल से आ रही हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लैंड ब्रीज। तो दिन के समय क्या था? सी ब्रीज था, समुद्र से आ रही थी। अब रात के समय स्थल से चल रही पवनें। तो इन तटीय क्षेत्रों में जो तट होते हैं, इन तटीय क्षेत्रों में जो आपके एक तरह से मौसम होता है एक जैसा बना रहता है। जैसे ही टेम्परेचर गर्म होने वाला होता है, गर्म नहीं होने देता, ठंडे स्थान से या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनों का प्रवाह शुरू हो जाता है। और जैसे ही पवनों का प्रवाह शुरू होता है, आपके एक तरह से यहां पर औसत तापमान जो है आपके इन क्षेत्रों में एक जैसा हो जाता है। तो इसलिए विश्व के जितने तटीय क्षेत्र हैं, विश्व के जितने तटीय क्षेत्र हैं, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, सब जगह यही होता है कि दिन भर समुद्र समीर चलती है, रात में रात भर स्थल समीर चलती है। तो समुद्र समीर और स्थल समीर 24 घंटे चलती है। तो इसलिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो चलती है वो तटीय क्षेत्र का औसत तापमान वर्ष भर एक समान बनाए रखती है। इसीलिए आप देखिए मुंबई है, मुंबई में कहा जाता है एक चादर भी अगर आपके पास है तो पूरे 12 महीना कट जाएगा। ठंड होती नहीं है। ठंड क्यों होगी? या गर्मी नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि सब तटीय क्षेत्र में है, स्थल समीर और समुद्र समीर, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ये जो है आपके वर्ष भर चलती रहती है। तो इसलिए सुबह के समय जो है आपके सी ब्रीज होती है, रात के समय स्थल जो है स्थली जो है आपके एक तरह से पवनें होती हैं जिनको लैंड ब्रीज कहते हैं, और इनके चलने की वजह से एक जैसा मौसम हमेशा बना रहता है। इसीलिए तटों पर रहने वाले लोग आप देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा गर्मी सह पाते हैं ना बहुत ज्यादा सर्दी सह पाते हैं। तो उनको अगर किसी गर्म क्षेत्र में भेज दिया जाए तो बहुत गर्मी लगती है, उनको किसी ठंडे क्षेत्र में भेज दिया जाए बहुत ठंड लगेगी। क्यों? क्योंकि वो आदी नहीं है, वो वर्ष भर एक जैसे मौसम में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैदानी क्षेत्र का आदमी, जैसे बहुत सारे लोग व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, यूपी वाले मुंबई चले जाते हैं, बिहार वाले मुंबई चले जाते हैं, एमपी वाले मुंबई चले जाते हैं वहां काम की खोज में। जब यहां से जाते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। अब यहां पे रहते रहते यहां के मौसम को अडॉप्ट कर लिया इन्होंने, अब इनको भी सर्दी गर्मी नहीं लगती। मान ली 2-3 साल रह चुके हैं तो 2-3 साल में हैबिचुअल हो गए, उनकी बॉडी ने भी अडेप्ट कर लिया यहाँ के क्लाइमेट को।
जब वो अब घर लौटते हैं तो घर लौटते ही फौरन बीमार हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? या एक्सट्रीम कंडीशन जब होती हैं, जैसे ही घर लौटे, मान लीजिए सर्दियां पड़ गई, उसी टाइम भयानक ठंड पड़ गई, ऐसी ठंड इन लोगों ने देखा ही नहीं कभी, क्योंकि यहां तट पे पड़ते ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उनको यहां पर बहुत ठंड लगेगी। गर्मी है, लू चल रही है, उनको बहुत गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि तट के क्षेत्र में रहने वाले लोग ना तो बहुत ज्यादा गर्मी और ना बहुत ज्यादा सर्दी देखते हैं। तो कंडीशंस इस तरह के आपके चेंज करती। तो तटीय क्षेत्र में अगर हम लोग देखें, भारत के तटीय क्षेत्र जो है ये हर जगह पर एक जैसा मौसम होता है। तो गर्मी के दिनों में जब अप्रैल मई जून माह में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में तापमान बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर लू चल रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उस समय अगर हम देखें तटीय क्षेत्र का तापमान औसतन बना रहता है। जैसा कि टेम्परेचर का रिकॉर्ड अगर आप देखें, यहां पे आपको हम दिखा रहे हैं, डायग्राम में भी दिया हुआ है। देखिए टेम्परेचर जो है आपके कुछ जगह पर स्पेसिफिक टेम्परेचर बने हुए हैं। जैसे देखिए 25 से कम, ये छोटे छोटे डॉट्स जो ये दिए आ रहे हैं, तो इस समय जुलाई में, ये जुलाई का तापमान है गर्मी के दिनों में, जुलाई के तापमान में। अब ये क्या है? ये है आपके पश्चिम घाट, पहाड़ियां हैं। पश्चिम घाट की पहाड़ियों पर इस टाइम क्या है आपके बहुत 25 से भी कम टेम्परेचर होता है, 25 से 27.5 डिग्री टेम्परेचर। ये देखिए पूरा रीजन, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन 25 से 27 वाला है, ये पूरे रीजन में। जबकि 27 से लेकर के 30 के बीच में ये पूरा रीजन आ जाता है। ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं जुलाई में, उसी समय ये जो रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये आपके एक तरह से टेम्परेचर कितना हो जाता है 30 से 32.5। और जैसे जैसे आप राजस्थान में मरुस्थल के निकट चलते जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो यहां से टेम्परेचर ज्यादा यहां है, यहां से यहां है, और फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में गए तो यहां पर डेजर्टेड रीजन में टेम्परेचर क्या हो गया 32.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ये कब है? जुलाई के समय में। तो राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार मरुस्थल जिनको हम लोग कह रहे हैं, तो थार मरुस्थलीय क्षेत्र में यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक तरह से जो है टेम्परेचर ज्यादा होगा मरुस्थलीय डेजर्ट होने की वजह से। उसके आसपास का रीजन गर्म होगा, तो मरुस्थल होने की वजह से आसपास का पूरा रीजन गर्म रहता है। ये गर्म रीजन के फॉर्म में जो है आपके पाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो तटीय क्षेत्र जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, दक्षिण भारत में लू नहीं चलती। लू कहां चलती है? मध्य भारत के क्षेत्र में, मध्य भारत में चलती है, पाकिस्तान में चलती है, बस। ये गर्म पवने हैं जो कि आपने पवनों के टॉपिक में पढ़ा है। तो लू का प्रवाह कहां पे? उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र और पाकिस्तान में, ये मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है। न तो उत्तर भारत में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में हिमालय में चलेगी और न दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में लू क्यों नहीं चलती? एक जैसा मौसम बना रहता है। किसकी वजह से? समुद्र समीर जो कि सी ब्रीज है, और स्थल समीर लैंड ब्रीज की वजह से। तो लैंड ब्रीज की वजह से आपके ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, तटीय क्षेत्र एक जैसा मौसम हमेशा बना रहता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहां सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है 15 मार्च को भारत के दक्षिण से होके जा रहा है, हम लोग यहां हैं, हम लोग कैसे दिख रहे हैं। फिर आपके अप्रैल माह आया, अप्रैल माह में यहां से जा रहा है, ऐसे से जा रहा है, तो हम लोग के और नजदीक आ गया, हम लोग के और नजदीक आ गया, ऐसे दिखने लगा। फिर इसी तरह से मई माह में सूर्य और नजदीक आ गया, यहां से ऐसे जा रहा है मई माह में, और जून माह में कर्क रेखा के ऊपर से ऐसे जा रहा है इस पूरे रीजन से। तो हम लोग को कैसा लग रहा है? यहां पे हम लोग हैं, हम लोग को कैसा लग रहा है कि जब मार्च माह में ऐसे जा रहा है तो ऐसे गया, मार्च में दूर है, अप्रैल में और हम लोग के नजदीक आ गया, हम लोग के और नजदीक आ गया, तो और नजदीक आ गया अप्रैल में ऐसे। फिर मई माह में सूर्य निकला, इस तरह से गया, मई माह में ऐसे सूर्य निकला, ऐसे गया और नजदीक आ गया। और जब जून माह आया तो हम लोग के ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब सूर्य ऐसे निकल रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग के निकट आ रहा है, दिन बढ़ रहे हैं,
क्योंकि ऐसे सूर्य निकला, ऐसे डूब गया, कम समय लगा, ऐसे निकला और ऐसे जाकर के ऐसे जा रहा है, सबसे सर्वाधिक समय हो गया। तो जैसे जैसे नजदीक आता है, मार्च से सितंबर माह तक क्या होगा, मार्च से सितंबर माह तक दिन क्या होंगे, दिन बड़े होंगे, बढ़ते जाएंगे जून तक, सॉरी सितंबर नहीं, जून। और रात क्या होगी, छोटी होती जाएगी। और स्टेज क्या होगी, जब 21 जून आएगा, 21 जून को सूर्य का लंबवत प्रकाश यहां होता है, 21 जून को दिन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम डे हो जाएगा। इसलिए 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात ये कब है, 21 जून को, क्योंकि दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। दिन बढ़ते जाएंगे तो रात छोटी होगी, तो दिन बढ़ते बढ़ते रात छोटी होती चली जाती है। और एक स्टेज ये आती है कि यहां पर टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, ऐसी कंडीशन में जो है आपके टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हम लोग के नजदीक सूर्य का लंबवत प्रकाश आता जा रहा है, तो दिन की अवधि भी बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ये लगातार जून तक होता है, जब तक कि मानसूनी पवने का आगमन न हो जाए। और मानसूनी पवनों का आगमन जून माह से शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मौसम में धीरे धीरे करके परिवर्तन होने लगता है।